भाइयों, आज है गुरुवार और आज हम लेकर के प्रस्तुत है एक नया कार्यक्रम, एक नया विषय जो कि समय सामयिक है। अभी वर्षा का समय चल रहा है और किसान भाइयों को पौधे लगाने का भी उपयुक्त समय मिल रहा है लगाने के लिए। तो अभी इस समय आज जो हम चर्चा करेंगे, आज का विषय रहेगा हमारा फल बगीचे की पौधरोपण कार्य। और साथ में जो फल बगीचे हमारे लगाए हैं, किसान में जो लगा चुके हैं या जो खेत में लगे हुए हैं, उनकी देखभाल कैसे करनी है, क्योंकि बड़ा मेहनत का काम है। हम बड़े मुश्किल से मेहनत करके पौधे लगाते हैं और उनकी अगर देखभाल प्रॉपर नहीं हो, संभाल नहीं हो, तो हमें उसका उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो ये इस विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान केसी मीणा साहब, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हैं, उद्यान निदेशालय में कार्यरत हैं। और मेरे इस तरफ बैठे हैं बाईं ओर श्री हुक्माराम जी शर्मा, जो कि उपनिदेशक उद्यान के पद पर उद्यान निदेशालय में कार्यरत हैं। आप दोनों कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते, राम राम। अब अपन ये जानना चाहेंगे जो किसान भाइयों, इस समय जो आवश्यकता है, पारंपरिक खेती के साथ साथ हम ऐसी खेती भी करें, आधुनिक खेती करें जिसमें कि हम जो ट्रेडिशनल खेती करते रहे हैं, फसल विविधीकरण के तहत हम नए नए बगीचे लगाएं, ताकि हमको आमदनी, नकद आमदनी रेगुलर मिलती रहे और साथ संभाल तुलनात्मक कम हो, पानी की आवश्यकता हमको कम लगे और हमको वातावरण के अनुकूल अच्छे पौधे लगाएं, ताकि हमको हमारी इनकम बढ़े, हमारी आय में वृद्धि हो और हम अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। तो इस क्षेत्र में अभी जो वर्षा का मौसम चल रहा है, सबसे उपयुक्त समय है कि किसान भाई इस समय फल बगीचे की तैयारी करें लगाने की। और जो किसान भाई गड्ढे खोद के तैयार कर चुके हैं और पौधे ले चुके हैं, उनके लिए विशेष समय है कि वो किस तरह से, किस तकनीक से वो अपने पौधों को रोपण करें, ताकि पौधे रोपने के बाद उसमें अच्छा फुटान हो और पौधा अपनी गड्ढे में सेट हो जाए। और एक बात और है, जो किसान भाई पौधे प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, वो कहाँ से पौधे प्राप्त कर रहे हैं, कब मिलेंगे उनको, या कुछ और कर सकते हैं, या क्या अनुदान विभाग से मिल सकता है, अभी कितना समय है, इस बार विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मीणा साहब से आग्रह करूंगा कि आप ये किसानों को बताएं कि अभी जो उपयुक्त समय चल रहा है पौधे लगाने के लिए, वो किसान भाई क्या तैयारी रखें। देखिए किसान भाइयों, ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि बरसात जो है समय पर आ गई है और सभी क्षेत्र के अंदर जो है लगभग पहली बारिश हो चुकी है। और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्वर्णिम अवसर है। जैसा कि विजयवर्गीय जी ने अभी बताया कि परंपरागत कृषि को छोड़ करके हम ऐसी विधि की तरफ या ऐसे पौधरोपण की तरफ जाएं जो हमें लगातार आर्थिक स्थिति से उभारता रहे। और उसके लिए सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि अपने पास में जो खेती है, उस खेती योग्य भूमि पर कुछ जगह में अपन बागवानी की खेती करें। और बागवानी की खेती की जहाँ बात आती है, तो उसमें मुख्य रूप से जो है पौधारोपण, जो फलदार पौधे रोपण का है, सब्जियों की खेती है, ये प्रमुख रूप से अपन जो करते हैं। तो अभी जो समय है वो बागवानी के तहत जो पौधे लगाने का है, वो उपयुक्त समय है। वैसे तो इसके लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि पहले जो गर्मियों का जो समय था, उसके अंदर मिट्टी का नमूना लेकर के उसकी जांच करा। जिन भाइयों ने उनकी जांच करा ली, तो उनको ये पता लग गया कि हमें कितनी मात्रा में हमें कौन सी फसल के अंदर खाद देनी है। वो उस मिट्टी परीक्षण से जो रिपोर्ट आई, उससे हमें मिल गई होगी। और यदि किसी कारणवश किसी भाई ने नहीं भी मिट्टी परीक्षण कराया है, तो भी कोई बात नहीं। सामान्य तौर पर जो अपनी जो है मिट्टी पानी की जो जांच होती है, वो या तो पहले करा रखी होगी, या अमूमन तौर से देख करके भी आप पता लगा सकते हैं कि खारी ज़मीन नहीं होना चाहिए, खारा पानी नहीं होना चाहिए। वैसे किसान उस भाइयों को अपनी जमीन का अंदाज तो होता ही है कि किस अंदाज होता स्तर ही की है। है। अगर नहीं करा रही तो कोई बात नहीं, उसके आप हिसाब से भी अपना हाँ, चयन कर सकते हैं। बाकी फसलें जो आपकी अच्छी हो रही हैं, तो ये माना जाता है कि आपके जो है खेत की मिट्टी और पानी अच्छा है। वो उस स्थिति के अंदर आप चुनाव करें। तो सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो है खेत का चुनाव करना और उसके बाद में फसल का चुनाव करना। जी। यानी आपके क्षेत्र के अंदर ऐसे कौन से पौधे, फलदार पौधे लगाए जाएं जो आपको आगे चल करके आपकी आर्थिक स्थिति को संबल प्रदान करें, तो उसका चयन करना। जैसे आपके आसपास में बड़ा कस्बा है, या ट्रांसपोर्टेशन या सड़क से जो जुड़ने का जो आपका गांव जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो है अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारे जो फलदार पौधे हैं, उनकी अपने पौधरोपण कर सकते हैं। जिसके अंदर अमरूद है, उसके साथ में ही अभी अपने जो है संतरा के पौधे लगाए जा सकते हैं, किन्नू के पौधे लगाए जा सकते हैं, अनार का प्रचलन बढ़ रहा है,
ये नए क्षेत्र के अंदर जो है इन पौधों को जो आप ले सकते। वैसे तो और भी बहुत सारे पौधे हैं जो राजस्थान की जलवायु के अंदर, बेर है, आंवला है, जी इन इन पौधों का भी आप चयन कर सकते हैं। क्षेत्र विशेष को देखते हुए आप इन पौधों का चयन करें। लेकिन इसमें सबसे मोटी बात ये रखनी है कि पौधे की जो लंबाई और उसकी मोटाई के आधार पर उसकी जो है गड्ढे के जो साइज का खोदा जाता है, तो वो निर्भर करता है। जैसे आंवले के अंदर आप जो है बड़ा गड्ढा खोदेंगे, पपीता के अंदर आप बहुत छोटा यानी 2 फुट बाई 2 फुट का खोदेंगे, और बाकी की फसलों में जो है आप 3 बाई 3 का गड्ढा खोदेंगे। और उस गड्ढे को खोदते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि ऊपर की मिट्टी आप अलग रखेंगे और नीचे की मिट्टी आप अलग रखेंगे। जो ऊपर की जो मिट्टी है गड्ढे की, उसके अंदर आपको जो है जो सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट जी 10 से 15 किलो जो इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट आप मिलाएंगे। दोनों को मिला करके ये काम आपने जो करने के बाद उसके अंदर जो है अपने जो ट्राइकोडर्मा आता है वो आप उसके अंदर जो मिलाएंगे और उस गड्ढे को भर देंगे। जैसे ही बारिश एक और होती है उस वक्त आपको उसके अंदर जो है जो आपने फसल तय की है आपके क्षेत्र के हिसाब से, आपके खेत के हिसाब से, तो वो पौधे उसमें लगाने। लेकिन ख़ास बात यह है कि आपको सबसे बड़ी बात है कि 3-4 साल बाद में पौधा फल देगा, तो उसके लिए अच्छी क्वालिटी का पौधा आपको मिलना किस्म अच्छी चाहिए। होनी चाहिए किस्म अच्छी होनी जी चाहिए और वो ऐसी जगह से ली जाए, या तो किसी राजकीय फार्म से या किसी विश्वविद्यालय के स्तर पे जो फार्म विकसित है वहाँ जो से, नर्सरियाँ विकसित या हो जो रही हैं एक्रीडिटेड नर्सरियाँ हैं जी उन नर्सरियों से अपने को जो है पौधे खरीद करके और फिर लगाएं। और जहाँ से भी आपने जो है पौधा लिया है उसका बिल अवश्य लें, जी ताकि आपको इस बात का आश्वासन हो कि ये पौधा हमारा सही है, और आगे चल कर के कोई दिक्कत आती तो कम से कम अपन को अवगत करा सके कि ये पौधा आपके यहाँ से लिया है। तो ये कुछ इस तरह की जो चीज़ें थी जो अभी पौधा लगाने के लिए अपने को करना। साथ में आगे चल करके इसके अंदर जो है आपके जो प्लास्टिक की जो क्या नाम है सीट बिछाते हैं जिसको अपन बोलते हैं मल्चिंग, वो भी अपने को जो करनी, ताकि आपके जो घास और जो पानी का इवपोरेशन है वो नहीं हो। तो इन विशेष बातों का जो ध्यान रखते हुए अपन जो है पौधरोपण मैं का कार्य समझता हूँ कर मीना सकते साहब बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जिन किसान भाइयों को पौधे लगाने हैं, संभवतः सभी किसान भाइयों ने अपने आवेदन विभाग में दे रखे होंगे, क्योंकि विभाग अनुदान देता है पौधरोपण पर, तो अनुदान पे आपको पौधे उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन जिन किसानों ने अभी आवेदन नहीं किया है, वो किसान अब भी क्या आवेदन कर सकते हैं? हाँ, आवेदन साल में कभी भी किए जा सकते हैं। ये जी मित्र पे आवेदन होते हैं, राज किसान पोर्टल बना रखा है, उस पे आवेदन कभी भी किए जा सकते हैं। इसमें आवेदन करने के बाद किसान भाइयों मुख्य बात यह है, जब आप पौधे का किस्म चयन कर लें, उसके बाद आप ये ध्यान रखें विश्वसनीय नर्सरी संपर्क में रहें, किस नर्सरी में पौधे हमको समय पर उपलब्ध हो जाएंगे, तो उसके आप उसका परस्यू करते रहें, उसके साथ संपर्क में रहें, ताकि जैसे हमारी वर्षा का समय चल रहा है अभी, अगर आप आवेदन कर चुके हैं और आपका नंबर आ चुका है, तो आप अभी से ही पौधे लेकर तैयारी करें। और पिंडी सहित पौधे को लेकर के कि विशेष ध्यान रखें। साहब मीणा साहब ने बताया कि उसका रोपण का कार्य बड़ा सावधानीपूर्वक करना है। आपने गड्ढे भर लिए, सब तैयारी कर ली, खाद आपने डाल दी, उसमें दवा डाल दी, ट्राइकोडर्मा पाउडर डाल दिया, लेकिन जब पौधा प्राप्त करते हैं उसका सावधानी क्या करनी चाहिए उसमें रोपाई के लिए? रोपाई के लिए जैसे अतिरिक्त निदेशक महोदय ने बताया कि पौधे की साइज के हिसाब से गड्ढे खोदे जाते हैं। जी जैसे बड़ा पौधा होगा अमरूद का, आम का, तो उनके लिए 1 बाई 1 मीटर के गड्ढे खोदे जाते हैं। छोटा पौधा होगा तो 0.6 मीटर का, 0.6 बाई 0.6 मीटर का गड्ढा हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप रिलायबल सोर्स से पौधे लो, अच्छी वैरायटी की, जो टू टाइप हो। जैसे आपको दशहरी आम का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका लेना हो तो ऐसी नर्सरी हो कि वो दशहरी आम ही मिले, जी क्योंकि उसका पौधे का पता तब चलेगा जब फल आएंगे। तो उस स्टेज में यदि दूसरी आपके किस्म निकल गई तो काफ़ी नुकसान हो चुका होगा, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी चली जाएगी आपकी। तो 3-4 साल की मेहनत अपनी जी खराब हो जी जाएगी। जी, जी तो एक रिलायबल सोर्स हो। दूसरा रोपण सामग्री, उसका रोपण कैसे करना है। जैसे साहब ने बताया कि खड्डे पहले खोद के रखने हैं, एक बारिश अच्छी सेचुरेशन वाली बारिश हो जाए, उसके बाद में अपन को रोपण करना है उसका। तो रोपण के लिए 10 किलो लगभग गोबर की खाद ले लें अच्छी गली हुई, या फिर 2.5 से 3 किलो वर्मी कंपोस्ट ले लें, साथ में ट्राइकोडर्मा या क्यूनाल फोस दीमक के लिए वो डाल दें, ट्राइकोडर्मा डाल दें फंगस के लिए उसमें। इसके साथ साथ में आपको पौधे रोपण के लिए कैसे सावधानी रखोगे कि जैसे विजय वर्गीय जी ने कहा कि जो उसकी बॉल आती है पौधे के नीचे जड़ों पे, जो जी बॉल होती है, पिंडी होती है, आप पूरा ध्यान रखिए कि बॉल टूटे नहीं, वो इंटैक्ट रहे, जड़ों के साथ रहे। पूरी संभावना, यदि टूट जाएगी तो पौधे मरने की काफी कुछ संभावना संभावना बढ़ हो जाती जाएगी कि जी पौधा मर जाएगा।
तो पिंडी इंटैक्ट रहे, और उसको गड्ढे के बीच में लगाए और चारों तरफ से मिट्टी को पैरों से दबा दे कि बारिश आएगी तो फिर मिट्टी बैठेगी तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा पौधा। तो ये सावधानी रखने वाली बात है। साथ में यदि बारिश नहीं आए तो आप ड्रिप चलाओ, पहले अल्टरनेट डेली चलाओ, फिर 2 सप्ताह बाद में अल्टरनेट डे पे चला लो। यानी फल बगीचा आप लगाना चाहते हो तो ड्रिप का विशेष ध्यान रखें। पानी की कम आवश्यकता से हम ज़्यादा क्षेत्रफल में बगीचा लगा सकते हैं, इसलिए हमको ड्रिप का विशेष ध्यान रखना है। और ड्रिप के साथ ही आपको फल बगीचे पे आवेदन पे अनुदान भी प्राप्त होगा, तो ड्रिप भी आप लगाएं। एक बार पौधा चल जाए तो एक बहुत सावधानी रखने वाली बात है, ग्राफ्टेड पौधा होगा तो ग्राफ्टिंग के जो नीचे वाला रूट स्टॉक है उस पे यदि फुटान आएगी तो उसको जरूर हटाना है, नहीं तो पौधा देसी हो जाएगा। ऊपर वाला जो आपके साइन वाला पार्ट है वो सूख जाएगा, नीचे एक रूट स्टॉक से फुटान निकल जाएगी, वो देसी हो जाएगा। तो ये आप 1-2 साल तक लगातार करना है। यदि फुटान नीचे से आती है तो उसको आप डिस्करेज करना आपको। जी, यानी कि अपने को जड़ का भाग जो है वो केवल पौधे को भोजन या पोषण देने का है, जबकि ऊपर का भाग जो काम का है, जो दशहरी की ग्राफ्ट लगी हुई है या लंगड़ा आम की लगी हुई है या आंवले की बात करें तो NS7 अच्छी किस्म लगी हुई है, तो वो ग्राफ्ट का विशेष ध्यान रखें, उसको हमें आगे बढ़ना है, लेके चलना है। अगर शुरू में ध्यान नहीं दिया तो जड़ से जो शाखाएं निकलेंगी, सकर्स निकलेंगे, वो इतने बड़े हो जाएंगे, हम बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे असली सही कौन सा है और गलत कौन सा है। इसलिए हमको ध्यान रखना है जड़ के से निकलने वाली सभी शाखाओं को हमें काटते रहना है, और जो ऊपर का भाग जो काम का जुड़ा हुआ है उस पर विशेष ध्यान देना है। और कोशिश करें पौधा सीधा सीधा रहे पौधा, यानी कि सिंगल स्टेम प्लांट रहे, एक तने का पौधा रहे, ऊपर जाके वो अपना आकार ले। जी, इसमें ये अनुदान कितना मिलता है अभी किसान भाइयों को? इसमें अनुदान बिना ड्रिप के साथ में मिलता है। तो 0.4 से 4 हेक्टर तक अनुदान, अधिकतम 4 हेक्टर यानी तक कि अनुदान मिनिमम मिलता है। 0.4 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए। जी जी, 1 एकड़ से 4 हेक्टर तक अनुदान मिलता है। जी आदिवासी क्षेत्र हो वहाँ 0.2 हेक्टर में भी मिलता है। जी तो इसमें मैक्सिमम 45,000 यूनिट कॉस्ट का 45,000 रुपये इकाई अनुदान लागत। मिलता है, जी। और वो 3 सालों में मिलता है। पहले साल में 60% मिलता है, दूसरी में 20% और तीसरी साल में 90% पौधे जिंदा रहने पे अगले थर्ड वाली किस्त 20% यानी कि मिलती है। 3 किस्तों में पैसा मिलता है, ताकि अगर बगीचा जो सिस्टमेटिक चलता रहे, और जो पौधे अपने, कई बार ऐसा होता है कि पौधे कुछ मर जाते हैं, उनको वापस रिप्लांट करने के लिए भी सुविधा गवर्नमेंट देती है। हाँ, वो इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट में ही आ जाता है। आप दूसरे साल में यदि 75% पौधे जिंदा नहीं है तो आपको 20%, अगले साल वाला 20% आपको अनुदान नहीं मिलेगा। तो ऐसा लगे तो आप दूसरे साल में रिप्लेस कर दें, मरे हुए पौधे की जगह नए पौधे लगा ले। उसका उद्देश्य है कि आपके 3 साल में पौधों की संख्या पूरे क्षेत्रफल में समान रहे, कम ना हो, ताकि उत्पादन हमारा जो टारगेट लेके चलें, जो लक्ष्य हमारा, उस उत्पादन कम ना हो, और पौधे एक निश्चित संख्या में 3 साल में तैयार मिले और हमें उत्पादन अच्छा मिलना शुरू हो जाए। इसमें 2 स्कीमें मैं समझता हूँ विभाग द्वारा चलाई जा रही है। तो मीणा साहब, एक तो NHM स्कीम में भी पौधे मिलते हैं, उसमें क्या निर्देश है और किन क्षेत्रों में किसान भाई ले सकते हैं? देखिए किसान भाइयों, अपने राजस्थान के अंदर जो है पहले 33 ज़िले थे और अब 48 ज़िले जो अस्तित्व में हैं। तो इसके अंदर जो पहले जो 24 ज़िले थे उसको राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जो क्या नाम है अनुदान का प्रावधान किया हुआ था, और 9 ज़िलों के अंदर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अनुदान का प्रावधान किया हुआ था। तो इसके अंदर अब जो उसी अनुपात में उसी जहाँ से जिस क्षेत्र से जो ज़िला टूट करके नया ज़िला बना है वो उसी कैटेगरी के अंदर जो रखा गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अनुदान के अंदर किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है, फसल विशेष में भी किसी प्रकार की भिन्नता नहीं, केवल काश्तकारों के लिए जो अनुदान किस मद से उपलब्ध कराया जाता इतना ही अंतर है। बाकी जो 75% अनुदान है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी है और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंदर भी है। लेकिन इसमें मीणा साहब, ऐसा सुनने में आप देखते हैं कि जो फसल विशेष के लिए ही स्कीम में अनुदान दिया जाता है, मान लो NHM में जिला है, उस जिले में एक निश्चित फलों के लिए अनुदान दिए है, ऐसे किसान जो कुछ और फल लगाना चाहें उनके लिए क्या प्रावधान है? बिल्कुल सही कहा विजय महेश जी आपने, कि ये तो ऐसे कुछ जैसे नोटिफाई या जो क्या नाम है जिले की जो क्या नाम पहचान है, जिसके अंदर जो है बहुत सारे इस तरह के जो है फल पहले से तैयार लगे हुए हैं या और नया लगाना चाहते हैं, तो उनका जो है एक सूची बनी हुई है, तो उस सूची के अनुसार वो लगा सकते हैं। फिर भी अगर कोई नया ऐसा फल है जिसको किसान भाई लगाना चाहते हैं, तो एक तीसरा विकल्प भी है, राज्य योजना मद से उस फसल को एक
डेमो के रूप में और एक नई फसल के रूप में लगा सकते हैं। उसका भी अनुदान प्रावधान है, जिसके अंदर भी 75% अनुदान किसान भाइयों को उपलब्ध कराया जाता है। अनुदान का पैटर्न या अनुदान का जो तरीका है वो जैसा कि हुक्मा राम जी ने बताया वैसा ही है, जिसके अंदर 60% अपन पहले साल के अंदर, 20% दूसरी साल में और फिर 20% तीसरी साल में। इस तरीके से जो है तीनों साल के अंदर अनुदान का जो है उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं किसान भाइयों कि आप कोई भी फल लगाना चाहें उसके लिए योजना की कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो फल पसंद हो लगाने के लिए उन किसी भी फल पर आपको चाहे एनएचएम योजना के तहत या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत या अपने राज्य योजना के तहत आपको लाभ मिल सकता है। और अनुदान की सीमा एक समान है, यानी कि आपको 75% अनुदान मिलेगा, 50% भारत सरकार के द्वारा वहन किया जाता है और 25% आपको अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार द्वारा देय होता है, ताकि हम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रावधान करेगी कि हम अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करें। और जो क्षेत्रफल हमारा पारंपरिक खेती से हम लोग काम में ले रहे हैं, उसके साथ साथ वो ज़मीनें, वो क्षेत्र जो हम अभी तक काम में नहीं ले पाए, उस क्षेत्रों को भी हम फलों के लिए काम में ले सकें और आमदनी बढ़े। जैसा कि अब एक साक्षात उदाहरण है बाड़मेर का, जहाँ पहले कभी अनार नहीं होता था, सोचा नहीं था किसान ने। आप बताएं बाड़मेर की स्थिति क्या थी और आज क्या है? देखिए किसान भाइयों, जब भी कोई अनार की बात आती है तो बाड़मेर और जालोर, पहले जालोर का नाम लिया जाता था लेकिन अब जालोर का नाम से पहले अब बाड़मेर का नाम लिया जाता है। और वहाँ एक बोडीवाड़ा बालोतरा के पास में क्षेत्र है, वो अनार के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी है। वहाँ के काश्तकारों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, जिसकी वजह से वो ये हब के रूप में जो है वहाँ अनार के बगीचे हैं और काश्तकार बहुत अच्छी बखूबी से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और उसकी देखा देखी फ़ायदा ये है कि बाकी के अन्य जो है अड़ोसी पड़ोसी जो है पंचायत समितियां हैं, उनमें भी इनका विस्तार हो रहा है। अब देखेंगे कि अगर बाड़मेर की बात करें तो सीव काफ़ी दूर है वहाँ से, तो वहाँ तक भी जो है अनार पहुँच गया है। इधर गुड़ामलानी है, सिंदरी है, इस क्षेत्र के अंदर भी जो है अनार के बगीचे स्थापित होना शुरू हो गए हैं। तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को इसमें अच्छा मुनाफा हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है किसान भाइयों कि जब भी अपन किसी फल की खेती करते हैं तो उसकी शुरू से लेकर के अंत तक सारी क्रियाएं समय के अनुसार जी। और वैज्ञानिक विधि के अनुसार करें, तभी ये संभव है। जितना कि अपन देखने में मिलता है, सुनने में मिलता है कि किसान भाइयों को लाखों रुपए का मुनाफा हो रहा है, यदि हमने कोई स्टेप उसके अंदर छोड़ दिया तो उसका उतना ही विपरीत को प्रभाव देखभाल में पड़ता है। चूक हुई या कोई निश्चित प्रबंधन रूप में से चूक हुई तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए किसान भाइयों, इसमें सबसे बड़ी चूक किसान भाई जनरल ऐसा करते हैं, पौधा हरा भरा दिखता है, मन खुश होता है, जी। और अनार के अंदर तो देखते हैं कि 3 बार उसके अंदर फूल आते हैं। जी। तो किसान भाई उनको कभी तोड़ते नहीं हैं। और कौन सी उनको जो है बहार लेनी, 3 बहार होती हैं इसके अंदर, कौन सी बहार लेनी होती है, ये भी अपने किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि कौन सी फसल से किसानों को अधिक पैसा मिल सकता है, बाजार में रेट किस वक्त अधिक मिलती है, उस सब का निर्धारण भी किसान भाइयों को देखना होगा। उसी के अनुसार उसके अंदर पानी, उसी के अनुसार उसके अंदर खाद की मात्रा, उसी के अनुसार एक सबसे महत्वपूर्ण जो उसके अंदर बिंदु है वो ये है कि किसान भाइयों को जो उसका ट्रेनिंग का प्रूनिंग का पार्ट है, जी। वो बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि हमने जो है नीचे से अगर उसकी शाखाएं जितनी ज़्यादा फैलती हैं उतना ही ज़्यादा किसान भाइयों के लिए वो अनुत्पादक जो है पौधा रहता है। 3 या 4 से ज़्यादा उसके अंदर शाखाएं नीचे जो है जहाँ भूमि है वहाँ से बाहर निकलते हैं, तो वो 3 से 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको बराबर अपन जो है मेंटेन करते हुए आगे चलेंगे, आकार तो देके चलें उसको। आकार देके चलेंगे तो उसकी क्वालिटी भी बढ़िया होगी और उसकी साइज़ भी बढ़िया होगी, तो उसका फिर भाव भी बढ़िया मिलेगा। तो इन चीज़ों को जो है ध्यान रखना है। और इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि जिन किसान भाइयों ने विचार कर लिया है या जिन किसान भाइयों ने अनार लगा दिया है, तो उनका विभाग की ओर से उनको प्रशिक्षण दिए जाने का भी प्रावधान है। तो उनको जो है 2 दिन का प्रशिक्षण ज़िले के अंदर भी जो है उपलब्ध हो सकता है। और यहाँ जयपुर के अंदर IITC एक संस्थान है, उसके तहत भी उच्च गुणवत्ता का जो प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। तो वो किसान भाई अपना नाम यहाँ भिजवा सकते हैं कि उनको अमुक फसल के लिए अमुक प्रकार की जो प्रशिक्षण चाहिए, तो वो किसान भाइयों के लिए सुविधा यहाँ विकसित है, वो दी जा सकती है। कितनी अच्छी बात है आपके लिए। देखिए किसान भाइयों, हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो फल, जो पौधे आप लगाना चाहते हैं उसकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो।
कई बार ऐसा होता है, हम जानकारी के अभाव में लगा तो लेते हैं, उसका लाभ भी सोच लेते हैं, लेकिन उसका लाभ हमें मिल नहीं पाता, फिर हमें तकलीफ होती है, नुकसान होता है। तो इसके लिए मीणा साहब ने अच्छी बात बताई हमको कि देखभाल आवश्यक है। किस स्तर पे देखभाल करनी है। 3 बार फूल आता है अनार में, हमें तीनों बार के फूल नहीं लेने हैं, हमें कोई एक बार का फूल चुनना। मान लो मृग बहार हम ले रहे हैं, कोई ऐसे समय की, मान लो अभी समय 3 बार फूल आते हैं, फरवरी में है, जून में है, जुलाई में, बाद में नवंबर दिसंबर में है। हमको अगर ये समय जो उपयुक्त चल रहा है, यानी कि इस समय जो अनार बनेगा वो उच्च क्वालिटी का होगा, जिसका कि भाव अच्छा मिलेगा। तो एक फसल हम तय कर लें, उस फसल के लिए उस को हम तैयार रखें, ताकि हमें बार बार जो पौधे पर बोझ पड़ता है, फूल आकर के फल बनने का, फिर फलों को गलत समय तोड़ने का, इससे पौधा कमज़ोर होता है। हमें एक बहार निश्चित करनी चाहिए, एक समय निश्चित करना चाहिए, क्योंकि तब प्रबंधन अच्छा रखेंगे, उसको उत्पादन अच्छा होगा और गुणवत्ता युक्त हमको अनार प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से आंवले में या आम में किसान भाई क्या ध्यान रख सकते हैं? आंवला और आम है। आम तो देखो, सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये कहूँगा कि ये ट्रॉपिकल टाइप का फ्रूट है, तो आपको जहाँ पे टेम्परेचर भी रहे और नमी रहे, उसी एरिया में आम का प्लांटेशन करना चाहिए। जैसे बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, गुजरात से लगा हुआ एरिया है, उसके लिए उपयुक्त है ये जी, आम फसल। यानी कि तापमान नियंत्रित हो, कम हो, हाँ, और ज़्यादा ना हो, नमी ठीक और ठाक नमी हो, मिलती रहे। बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट जी नहीं रहे वहाँ जी, पे, उसके यानी लिए। पश्चिमी राजस्थान में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं आएगा, जी जी लेकिन जी सर। अपने जो मध्य राजस्थान है या पूर्वी राजस्थान है या अपना दक्षिणी राजस्थान है, वहाँ इसका उपयोग ज़्यादा जी अच्छा है। जी। और आंवले के बारे में? आंवला सब जगह लगाया जा सकता है। पहले तो मैं ऑर्चर्ड लगाने के लिए क्या क्या स्टेप जी रखनी चाहिए मैं ये बता देता हूँ। जी सबसे पहले भूमि का चयन कर ले। भूमि का चयन कि कौन से खेत में हमें बगीचा लगाना है। जी भूमि, तो उसके लिए अपन जो बगीचा सोच रहे हैं वो भूमि उसके लिए उपयुक्त भी है कि नहीं, जी वहाँ की साल्ट इंडेक्स कैसी है, वहाँ पीएच कैसा है, जी वो देख ले। उसके बाद फसल का चयन कर ले। हब के रूप में जैसे ये बागवानी डेवलप होती है, जी तो उस एरिया के लिए कौन सी उपयुक्त फसल है। उसके बाद में आप जो प्लांटिंग मटेरियल, आपकी पौधरोपण सामग्री है, उसका चयन कर ले। साथ में ही आपने जो साइट का सिलेक्शन किया उसकी फेंसिंग कर ले कि इसमें आवारा पशुओं से नुकसान हो सकता है, जी, फिर मेन जो आदमी है वो भी नुकसान कर सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं, तो फेंसिंग कर ले। सुरक्षा जरूरी है, सुरक्षा खेत की जरूरी सुरक्षा आवश्यक है। जी। जी फिर आप गर्मियों में इसमें गड्ढे खोद लें। प्लांटिंग मटेरियल आपने जहाँ से भी, एक्रीडेटेड नर्सरी हो, यूनिवर्सिटी हो, केवीके हो, अनुसंधान केंद्र हो, जहाँ से भी आप रिलायबल सोर्स से पौधे ले जी लें और सही बारिश के बाद में इसकी प्लांटिंग कर दे। आई आंवले की बात, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी प्लांटिंग मटेरियल का चुनाव। जैसे अपने आंवला चलता है यहाँ पे चकैया या NS7, तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि जो अपन वैरायटी मांग रहे हैं वही है कि नहीं है वहाँ पे। तो आप रिलायबल सोर्स से वो पौधे लेके आएँ और उसकी प्लांटिंग कर लें। बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये तो पौधों को ध्यान रखने की बात ही हमको रखना ही चाहिए। पौधे की देखभाल अगर नहीं करेंगे, हमें उसका नुकसान होगा। जैसे रोग और कीटों की बात करते हैं, भूमि जनित जो रोग लगते हैं उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा पाउडर डालते हैं। यानी कि जो स्टेम डिजीज, स्टेम रॉट लगती है या रूट रॉट लगती है, ऐसी डिजीज, ऐसे रोग जो भूमि जनित बीजाणुओं से पैदा होते हैं, उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा उपयोग करते हैं। ये ट्राइकोडर्मा क्या करता है, बताएं किसान भाइयों को। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है जो भूमि से, जो भूमि जनित फंगस है जी उसको कंट्रोल करता है। मेनली तो दीमक पे भी, इसका दीमक को भी कंट्रोल करता है, पर मुख्य रूप से भी जो भूमि जनित फफूंद है उसके लिए कंट्रोल करता है। तो अपन ट्राइकोडर्मा कैसे डालनी है उसकी एक मैं प्रक्रिया बता देता हूँ। 1 हेक्टर के लिए आप जैसे 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा ले लिया जी और इसको 50 किलो लगभग गोबर ले लो, ठंडा गोबर ले लो गला हुआ, और उसमें 50 किलो में इसको मिक्स कर दो। जी, मिक्स करके इसमें पानी डाल दो कुछ, तो उसको नमी आ जाए उसमें, मॉइस्चर हाँ रख लो, ताकि और हमारा जो ट्राइकोडर्मा विकसित हो जाए उसमें। छाया में इसको रख दो और 2-4 बार पलटी मार दो इसकी। तो 10-15-20 दिन में इसका जो पूरी जो आपकी 50 किलो है वो सारा ट्राइकोडर्मा बन जाएगा, मीन्स इसका मास बढ़ जाएगा। फिर आप इसको भूमि पे अप्लाई कर दो और फिर इसकी प्लोइंग कर दो खेत की, जो ये मिट्टी में चला जाएगा। तो जैसे ही आपकी भूमि जनित फफूंद है उसको ये कंट्रोल, नियंत्रण कर देगा। जी, क्योंकि इसका कारण यही है कि जब ये बढ़ता है तो इसकी वृद्धि इतनी तेज होती है कि दूसरी जो कवक है, दूसरी जो हानिकारक कवक, उनकी वृद्धि स्लो हो जाती है।
वो नहीं बढ़ पाते हैं। उसमें माइसिलियम ये डेवलप कर देता है, जब उसको उसको डिस्करेज कर देता आगे है नहीं ये। बढ़ने देता। जी कितनी अच्छी चीज़ है मित्र फफूंद, इसलिए उसको मित्र फफूंद बोलते हैं, जी जी क्योंकि ये हमारे हानिकारक फफूंद को आगे नहीं बढ़ने देता है और अपनी वृद्धि कर लेता है, और कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ता है जो हमारी ज़मीन के लिए लाभदायक होते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हम करें। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो ऐसे रोग लग जाते हैं, कई बार सिट्रस की बात करते हैं, सिट्रस में शुरू में आप देखते हो डायबैक लग जाता है या कैंकर लग जाता है। तो डाइबैक तो जो ज़मीन से जो बीजाणु के माध्यम से ही लगता है, जो जिसमें उल्टे पौधे मरते हैं, उसका जो आप देखते होंगे सिट्रस में। मीणा साहब ज़रा बताएं किसान भाइयों को। देखिए किसान भाइयों, जो महेश जी कह रहे हैं कि सिट्रस के अंदर या जितने भी खट्टे फल होते हैं, जी उनके अंदर मुख्य रूप से जो है डाइबैक की बीमारी लगती है। और इसकी पहचान सबसे बड़ी है कि जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वहाँ से शाखा सूखती हुई नीचे की ओर बढ़ती है, और धीरे 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 जैसे अगर अपने उसको नहीं संभाला तो धीरे धीरे जा कर के वो जो पूरा पौधा सूख करके नष्ट हो जाता है। जिसका कारण ये है कि अपनी जो भूमि है उसके अंदर या तो हमने पौधा लगाया उस वक्त जो है अभी बताया गया उस तरीके का ध्यान नहीं रखा, उसमें ट्राइकोडर्मा या फफूंदीनाशी उसके अंदर दवा का उपयोग नहीं किया, तो वो स्थिति हो सकती है। या फिर जो है अभी उसके अंदर आया है, तो अभी जैसे ही इसका पता लगता है कि हमारे जो है इसके अंदर जो फलदार पौधे के अंदर डाइबैक आ रहा है, तो उसको जो है जहाँ तक सूख गया है उससे एक बिनाल नीचे तक यानी हरे भाग तक जी उसको अपन जो है चाकू से या सिकेटियर की सहायता से उसको काट दें, और काटने के बाद में उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो उसके अंदर क्या उसका जो फोआ आता है, जैसे अपने जो रुई उसका पेस्ट रुई बना के अंदर के। जी उसको डुबो करके और जहाँ अपन ने वो जो भाग डाली का काटा है उसके ऊपर लगा दें, तो वो सूखेगा नहीं, और वो जो क्या नाम है आपका जो डाइबैक की जो पौधा खराब हो गया था उससे नीचे बढ़ेगा नहीं। जैसे कहते हैं ना कैंसर हो जाता है तो अंग को काट दिया जाता है, तो अपनी ये मान के चलें कि पौधे का एक तरह से कैंसर टाइप का ही जो क्या नाम है बीमारी है, तो अपन ने उस सूखे हुए भाग को कुछ आगे तक जो है हटा दिया, तो उसके अंदर आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम या नगण्य हो जाते हैं। तो ये विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही पौधों के अंदर और भी बहुत प्रकार के जो क्या नाम है कीट लगते हैं। जी तो कभी अपन देखते हैं बरसात के टाइम में छोटे छोटे जीव उड़ते हैं, जैसे ही पत्तियों को हिलाते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद रस मक्खी, चूसता है। जी ये जो क्या नाम है जो एफिड जिसको बोलते हैं, माहू बोलते हैं, वो भी कभी कभी या अपने को सफ़ेद दिखाई मक्खी देता का है, प्रकोप सफ़ेद देखते मक्खी हैं। है। तो ऐसे भी लगते हैं। तो ऐसे चूँकि फल आ रहे हैं तो उस वक्त हमें जो है रासायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और यदि मान लीजिए अपन जो है इसमें करना भी पड़े तो सीधी सी बात है कि नीम आजकल अपने पास में सब जगह उपलब्ध है। नीम की निमोड़ी है तो बहुत अच्छी बात है। उसका अर्क यानी 5% अर्क जो तैयार करके 5% का घोल अगर उस पर डाल देते हैं और उसको जो है 7 दिन 15 दिन के अंतर पर दोहराते रहें, तो निश्चित रूप से आपके जो उसमें किसी प्रकार का कोई कीट नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात होगी कि ये जैविक है, यानी किसी प्रकार का जहर नुकसान नहीं। आपके फल में जो आप लेना चाह रहे हैं उसके अंदर ये नहीं फैलेगा। अगर बाज़ार में बेचते हैं तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, उसकी जो क्वालिटी, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी चमक वो अलग ही दिखेगी, और एक जो पेस्टिसाइड का उपयोग करके अपन बेचते हैं उसकी जो है एक अलग ही स्थिति दिखाई देगी। जी बिल्कुल सही बताया आपने। एक हमारे किसान भाई पूछना चाह रहे हैं, रामचंद्र मेघवाल जी, वो कह रहे हैं माल्टा लगाने का समय कौन सा है? तो बता मीणा साहब क्या उपयुक्त समय है? देखिए, जैसा कि अपन ने शुरू में ही इस बात को जो क्या नाम है जो किया था कि भाई सभी प्रकार के जो पौधे इस मौसम के अंदर लगाए जा सकते हैं, तो ये उपयुक्त समय है। इसके साथ ही अगर चूक जाते हैं तो उस स्थिति के अंदर फरवरी मार्च का महीना भी जो आता है उसके अंदर भी अपन मिट्टी पानी का टेस्ट करा करके और अपन जो पौधे लगा सकते हैं। दूसरा विकल्प। दूसरा विकल्प, जी इसके अंदर विशेष ध्यान ये रखना होगा कि कम से कम 1 मीटर गहराई तक कोई कड़ी परत या उसमें कंकड़ीली पथरीली जो ज़मीन उसके अंदर नहीं आनी चाहिए, वो भूमि अपने जो है इसके लिए पौधों के लिए या बगीचे के लिए उपयुक्त होती है। जी तो इस बात का जो विशेष ध्यान रखें। और पानी, अक्सर हमारे किसान भाई इस बात की गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जितना खिलाओ और जितना पिलाओ उतना पौधा बड़ा तंदुरुस्त और अच्छा होगा, जबकि ये धारणा गलत है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही उसको पानी पिलाएं और उतनी ही उसको खाद और खुराक की मात्रा दें। जी इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इसके लिए आप जैसा कि चर्चा के दौरान भी अपने इस बात का जिक्र किया था कि उसके अंदर जो है ड्रिप का उपयोग करें।
बूंद बूंद सिंचाई का उसके अंदर उपयोग करें, जिसके लिए आपको इन बगीचे के अलावा आपको अलग से अनुदान का प्रावधान है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। एक पंथ दो काज हमारे होंगे कि आपको पानी बचेगा, पैसा बचेगा, और लंबे समय तक आपको जो है उसके अंदर अलग से क्यारी दोहरे नहीं बनाने पड़ेंगे। आपने ड्रिप लगा दी, एक बार बटन चालू किया और आपके खेत में पानी पहुंचना शुरू हो गया। तो इन चीज़ों का अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। नहीं मीणा साहब, अच्छा कहा आपने। किसान भाइयों, देखिए संतुलित वाला जो शब्द संतुलन जो चीज़ का होता है, यानी संतुलित पोषण हम कैसे दे सकते हैं? लिमिटेड जितना आवश्यकता अनुसार पानी दें, आवश्यकता अनुसार खाद और उर्वरक पौधों को उपलब्ध कराएं। कई बार हम सोच लेते हैं कि पौधे खूब बढ़ रहे हैं, खूब पानी देते हैं, ग्रीन हरे लग रहे हैं, वो खूब उसमें यूरिया डाल दिया हमने, खूब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर दिया, हम बड़ा खुश होते हैं। लेकिन इनसे पौधे की वानस्पतिक वृद्धि बढ़ती है, क्योंकि पौधा अपने आप को और उत्पादन के क्षेत्र में जाना चाहता है, उधर नहीं डाइवर्ट हो पाता, हमको उत्पादन मिलता नहीं है। हम सोचते हैं पौधा वृद्धि कर रहा है लेकिन उत्पादन नहीं दे रहा है। यानी कि हमारा जो असंतुलन है पोषण का और पानी का, वो कई बार ऐसा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें संतुलित पोषण देना है, संतुलित पानी देना है, ताकि पौधे की जो इम्यूनिटी उसकी और उसकी शक्ति है, उसकी खुद की जो शक्ति है वो बनी रहे, और पौधा वातावरण से और कीट रोग व्याधियों से लड़ने के लायक बने, और अपने आप को क्षमतापूर्वक अच्छा उत्पादन देने लायक बन सके। इसलिए आवश्यक है। तो ये सावधानी हमको रख करके हम बगीचे लगाने हैं, और बगीचे में विशेष ध्यान रखने योग्य बात यही है, हम कीट रोगों का समय पर निरीक्षण करते रहें। तो निरीक्षण के दौरान जो भी रोग ग्रसित भाग में नजर आए उसको हम एकत्रित कर लें, काट दें पौधे से, और उसको गड्ढे में गाड़ के नष्ट कर दें। और स्वस्थ पौधे को मेंटेन रखते हुए हम आवश्यकता अनुसार दवा का उपयोग करें। विशेष तौर पर साहब ने बताया नीम अर्क का उपयोग करें। ये इस प्रकार की चीज़ है जिससे पौधों के अंदर जो आकर्षण होता है कीड़ों का, वो खत्म हो जाता है, और पौधे हमारे बगीचे की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे खेत में कीड़े नहीं आए और आकर्षित ना हो, हमारे बगीचे सुरक्षित रहें, और बिना किसी दवा डाले, तो ऐसा हम काम कर सकते हैं। ऐसे देखभाल करते हुए हम विभाग में से इन पौधों को लगाने के लिए लाभान्वित होते रहें, और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए तत्पर रहें। तो किसान भाइयों, हम धन्यवाद देंगे मीणा साहब का, और हमारे हुक्माराम जी का, जो आप कार्यक्रम में पधारे, आपने हमको अच्छी जानकारी दी। और अगले सप्ताह हम आपको एक नया विषय लेकर के आएंगे। कृषि बजट पर जो जो घोषणाएं हुई है उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या क्या हमको लाभ मिलने वाला है, क्या क्या हमको इससे फ़ायदे होंगे, और किस प्रकार से हमका फ़ायदा लेना है, इस बार विस्तृत जानकारी लेकर के अगले सप्ताह 25 तारीख को हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।